अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9। अच्छा, ये चैप्टर कौन सा है? ये है जी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, हमने पहले 8 चैप्टर पढ़े हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि केमिकल काइनेटिक्स की तरह। केमिकल तो हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शंस हो गए, और काइनेटिक्स का मतलब है चेंजेस। आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा। काइनेटिक्स का मतलब क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें ये एक फुल ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं कि जब कंसंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल का काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया? चेंज इन द कंसंट्रेशन। काइनेटिक्स मीन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? हम ये डेफिनेशन करेंगे, यानी कि दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, इसके पास 3 काम है इसमें ना। एक्चुअली जो इसमें काम होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है? वो ये है कि इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले इसमें देखा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, उसका ताल्लुक 3 चीज़ों के साथ है। रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म। हमारे पास तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाती है, हम कहते हैं बस वो डायरेक्ट आ गई है। ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेप्स पे मुश्तमिल होती हैं, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। आगे फिर आपको मैं बताऊंगा कि मैकेनिज्म का क्या मतलब है। जो यहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ वो ये है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास आती है केमिस्ट्री में, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, डायरेक्ट आ गई है। वो रिएक्शन मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है। इट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स, एंड व्हेन वी राइट दो स्टेप्स तो उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म, ठीक है। पूरा एक प्रोसीजर, पूरा एक जो स्टेप्स होते हैं उन सबको बताना मैकेनिज्म कहते हैं। तीसरा चीज़ जो होती है ना, वो है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो फैक्टर का इन्फ्लुएंस है। इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनका क्या असर होता है। कंसंट्रेशन का क्या असर होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, कैटालिस्ट का क्या होता है। इसको हम इसी चैप्टर के अंदर सारे हम स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction, in which we study the rate of reaction, mechanism of reaction and the effect of factors on the rate of reaction, ठीक है। अब हम इसमें जो टॉपिक है पहला वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट, वैसे हम कॉमन लाइफ में रेट देखते हैं तो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है जब हम सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी आम जो आपके पास हैं, या फ्रूट वाले के पास जाते हैं तो आम का पूछते हैं, सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो पूछते हैं टमाटर का पूछते हैं। तो उसका रेट क्या है? वो कहता है जी 120 रुपये पर केजी। यानी कि हमें पता चल जाता है कि 120 रुपये देंगे 1 केजी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की स्पीड भी आप इसको कह सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम कि 1 सेकंड के अंदर कितना रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन के रेट को देखने के 2 तरीके हैं। देखिए, रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो उसमें डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स या इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन में रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और आगे क्या बनता है जी? प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट की अमाउंट जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है जी?
डिक्रीज होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब रिएक्टेंट कम हो रहा हो या और प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा हो तो उसका मतलब क्या है, रिएक्शन हो रहा है। तो उसके रिएक्टेंट की अमाउंट में डिक्रीज या प्रोडक्ट के अमाउंट में जो इंक्रीज है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम उसको देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको हम डिफाइन क्या करेंगे, वी विल डिफाइन इट कि इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या दूसरी चीज क्या है, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, किसके साथ, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, वक्त के हिसाब के साथ, पर यूनिट टाइम। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखेंगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रोडक्ट को देखें तो वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के कम होने को देख लें या प्रोडक्ट के ज़्यादा होने को देख लें, तो इसी को देख के हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा होगा या फिर रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, विद यूनिट टाइम, विद द चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, ठीक है ना। और चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। इसका यूनिट क्या बनेगा, देखें कंसंट्रेशन का हमने पहले देखा है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में कि जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। और नीचे क्या आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, तो पहले से मौजूद है, और पर सेकंड, ये इसका क्या बन गया जी, यूनिट बन गया, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करने के लिए मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप वीडियो पास कर सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हुई, चले मैं ये पीछे वाला, ये वाला जो है ना केमिकल काइनेटिक्स, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम एक फर्जी तौर पे एक ग्राफ जो है, ठीक है, हम एक रिएक्शन लेते हैं, इसी को मैं आगे थोड़ी सी डिटेल में बताने के लिए कि हम एक फर्जी तौर पे रिएक्शन लेते हैं, जो कि रिएक्शन ए है और आगे किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। ए क्या है, रिएक्टेंट है, और बी क्या है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकली है, यानी कि मफरूजी के तौर पे हम रिएक्शन को समझने के लिए हम एक फर्जी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, किसी को ख़ास ग्राफ नहीं है, एक फर्जी ग्राफ है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली है, हाइपोथेटिकल यू अंडरस्टैंड वेल, मफरूजी के तौर पे या फर्ज करके हाइपोथेटिकल ग्राफ हम लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि किस तरह रिएक्शन जो है ना उसकी स्पीड या जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होती है। रिएक्शन का मतलब क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। और रेट की बात करें तो विद पर यूनिट टाइम। रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन में तब्दीली, रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में तब्दीली को क्या कहते हैं, रिएक्शन, ठीक है। और रेट की बात करेंगे तो उसमें फिर टाइम भी लाना पड़ेगा कि कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रा देखें, हमारे पास ये हाइपोथेटिकल ही है। हाइपोथेटिकल मतलब ये है कि हम इसको मफरूज़ी के तौर पे फ़र्ज़ करके हम एक ग्राफ लेते हैं, जिसके एक साइड पे हम लिखते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यूँ करके ज़्यादा हो रही है और टाइम इस तरह बढ़ रहा है,
टाइम जो है ना इस साइड पे हम लेते हैं टाइम, यहाँ पे दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखें शुरू में जब हमारे पास रिएक्शन होता है, आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज एंड रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस, लेकिन हम फॉरवर्ड रिवर्स की बात नहीं करेंगे हम यानी कि हम इसमें इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसमें देख रहे हैं कि आप ज़रा देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास ये ग्राफ यूं बन जाता है। यानी कि आप ज़रा देखें आपके पास ए यहाँ पे बी में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, बी में। आप इसमें ज़रा देखें शुरू में आपके पास ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ज़रा देखें ना कंसंट्रेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो जो टाइम गुजरता है तो ए की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है ना, तो ए की कंसंट्रेशन टाइम के गुजरने के साथ जो जो टाइम ज़्यादा होते जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन देखें, टाइम कम था तो कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है कंसंट्रेशन कम और कम हो गई है। इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम अब देखेंगे कंसंट्रेशन क्या होगी है, कम होगी है। इसके बरक्स देख लें कि आपके पास बी जो है ना वो ए में कन्वर्ट हो रहा है, किस में जी, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखें पहले प्रोडक्ट था ही नहीं तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा था। अब जो जो प्रोडक्ट ए बी में कन्वर्ट हुआ, ये समझ लें एक किस्म का रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो जो ही ए बी में कन्वर्ट हुआ तो ये बी किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, ए में कन्वर्ट हो रहा है। और ये देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ ये जो है ना रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है रिवर्स में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, रिएक्टेंट्स की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। इसको फॉरवर्ड कह सकते हैं, इसको आप रिवर्स कह सकते हैं। इसमें ए बी में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसमें बी ए में, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो आप ज़रा देखें ये जितना स्लोप, इसको हम स्लोप कहते हैं, ये जो कर्व सी होती है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्व ही कर लें या इसको स्लोप कर लें, कि जितना स्टीप होगा, जितना ये खमदार होगा, स्टीप का मतलब है खमदार, इतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब ये देखें आगे सीधा हो गया, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, नहीं है, इनके दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब ये ज़रा देखें कि जो ही मोर स्टीप मोर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि ज़्यादा स्टीप, जितना स्टीप होगा, जितना स्लोप ये ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा ये स्टीप होगा, जितना ये खमदार होगा, इतनी इसमें कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है चेंज, ठीक है। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आपके पास बी की मिकदार में इजाफा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिहाज से देखें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिहाज से देखें, यानी कि ए से बी के लिहाज से देखें, ए से बी के लिहाज से देखें आप, तो आप देखेंगे कि आपके पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि बी में इजाफा हो रहा है। पहले बी बहुत कम था या नहीं था, अब उसके बाद जो ए सारा बी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और टाइम के साथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब अगर आप देखते हैं इसको दूसरी लिहाज से, यानी कि प्रोडक्ट जो है ना वो किस में तब्दील हो रहा है, रिएक्टेंट में। किस में तब्दील हो रहा है जी, ये ज़रा साथ साथ समझते जाइएगा, ठीक है। बी किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, रिएक्टेंट में, ठीक है। तो अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या देखेंगे, आपके पास जो है ना वो ए की कंसंट्रेशन में क्या होगी जी, या इसी को देखें कि आपके पास इसी ऊपर वाले को देख लो, इसको दोबारा, इसको हम नहीं लिखते, ज़रा इसको देख लो, इसी रिएक्शन को देख लो, इसमें या तो बी ज़्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ देखें तो ए कम हो रहा है। तो अगर दूसरी लिहाज से इसको आप देखोगे तो आप कहोगे कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है जी, कम हो रही है। ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, क्या होता है जी, चेंज। तो सर देखें हम रेट ऑफ रिएक्शन, ये आर का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम दोनों तरफ से, दोनों लिहाज से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप ज़रा इसमें देखोगे कि हमारे पास ए से बी क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। हम सिर्फ ए की रिएक्शन लिया है, इसके लिहाज से हम दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। ए से बी, बी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन द, यानी कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, तो इसमें प्लस का साइन आता है तो लिहाजा हमने प्लस नहीं लिखा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अब दूसरी लिहाज से देखें तो उसमें ए में कमी आ रही है, बी अगर ज़्यादा हो रहा है तो ए में क्या हो रही है, कमी आ रही है, या डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, उसमें डिक्रीज आ रहा है।
तो आप इसको दोनों लिहाज से ना आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं अरेज कर रहा हूँ, ठीक है, सभी को। इसको आप राइट डाउन कर लें, हाँ स्टॉप कर लें, पास कर लें, अभी ये आपसे जाने वाला है। जी आगे हम पढ़ेंगे रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। ये नया टॉपिक है, ठीक है ना। पेज नंबर कौन सा जी, आप बुक से रिवाइज करेंगे 182 सिन बोर्ड, ठीक है ना, सिन बोर्ड। जी इसमें आप देखेंगे असल में जो टॉपिक में रेट लॉ को हम ज़रा स्टडी करेंगे, इसमें ये बताना चाहता है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, कोलिजन। यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, इतनी आपस में क्या होगी, कोलिजन होगी ज़्यादा। और जब ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा आपके पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कोलिजन भी ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, देखे ना, मैं यूं करके बना देता हूँ आपके पास, ये है, ये है, इसमें कम है और इसमें देखें इसमें बहुत ज़्यादा है। आपके पास इसमें रिएक्टेंट्स क्या है, कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। अब जब इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये आपस में टकराएंगे भी तो ज़्यादा, और जब ये ज़्यादा टकराएंगे तो आपके पास यानी कोलिजन ज़्यादा होगी। जब कोलिजन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो आप देखोगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों को मैंने बताया ना, ये ए समझ लो, इसको बी कर लो, यानी ये ए बी, छोटा ए बी कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप पहले भी ए बी स्टडी कर चुके हैं ना, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला ए बी नहीं कह रहा, ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, दोनों में चीज़ एक ही किस्म की है। फ़र्क क्या है कि इसमें कंसंट्रेशन कम है और इसमें कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी कोलिजन भी ज़्यादा होगी, और जिसकी कोलिजन ज़्यादा होगी उसके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनेंगे, और उसका रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जैसे कि हमने एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी आगे चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, किस में चेंज हो जाते हैं जी, प्रोडक्ट्स में। इनकी एक ख़ास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या है जी, ए कोई कंसंट्रेशन को हम एक्स कह देते हैं, वाई बी कंसंट्रेशन को हम वाई कह देते हैं, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ असल में ये बताता है कि हायर द कंसंट्रेशन हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो सारी बात है ना, ये सारी कहानी, इसको एक रेट लॉ, एक रेट इक्वेशन देता है, ठीक है, एक इक्वेशन देता है रेट लॉ। वो बताता है कि आपके पास जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी इतने ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगी। जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी इतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास रेट क्या होता है, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू इट्स पावर, रेज टू इट्स कोएफिशिएंट्स एज इट्स पावर, ठीक है, जो इसकी कोएफिशिएंट्स हैं इसके पावर बन जाएगी। इसी तरह ये बी है, आपने ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा है ना, ठीक है, रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसमें आप ज़रा देखें, आपके पास दो किस्म के रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी। ये जो ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं इसकी बता दें कि इसके हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। एक किस्म के रिएक्शन को हम, एक किस्म की रिएक्टेंट को कहते हैं हम ए, दूसरे किस्म के रिएक्टेंट को कहते हैं बी। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम एक्स और सॉरी ये बी मैंने लिखा है, इसको एक्स और क्या कहते हैं जी, वाई कहते हैं, ठीक है जी, एक्स और वाई कहते हैं, जो इसके हम टॉप पे रख देते हैं, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ना, यानी कि एक्स और वाई, यानी कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी इतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो ज़रा हम इसको डिफाइन करते हैं। रेट लॉ, रेट लॉ में क्या बताता है कि रेट इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू इट्स पावर। ये रेट लॉ की डेफिनेशन क्या है? रेट लॉ एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है इन टर्म्स ऑफ, ये मैं एक्स लिख देता हूँ टाइम की कमी की वजह से, आपने पूरा रिएक्शन इस पर लिखना है। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रेज टू द and its coefficients and its molar concentration raised to its power, ये जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन होती है ना, इसकी पावर बन जाती है, इसकी क्या बन जाती है? पावर बन जाती है, ठीक है। ये आपके पास रेट इक्वेशन भी इससे आप कह सकते हैं और रेट लॉ भी इसको कह सकते हैं, यानी कि रेट लॉ को एक्सप्लेन करने वाली रेट इक्वेशन हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। मोल पर डीम क्यूब वैसे यूनिट होता है इसका, इसकी मोलर कंसंट्रेशन का, ठीक है। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे देखते हैं कि इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बल्कि इसमें ये जो के है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। के क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी, या इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आप इसको मर्जी ध्यान में रख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ क्या हम देखने जा रहे हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? जो भी रिएक्टेंट्स हैं अगर उनकी मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी है, ठीक है ना, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी कि आपके पास दो किस्म के रिएक्टेंट है, जिस तरह ए है और प्लस बी है, ठीक है, और इनकी एक कंसंट्रेशन है, इसको वाई से हमने लिखा है, और इसको मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ, ये आपके पास ए है और दूसरा ये क्या है जी? बी है, उससे आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन, इसको हम ए लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं जी? बी लिख रहे हैं, या इसको एक्स लिख रहे हैं, या इसको वाई लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी ये फर्जी होता है, आगे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट है और ये जो रिएक्टेंट है, इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है ये वाली, ये क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। इसका भी 1 होनी चाहिए, इसकी भी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी हो, यानी कि 1 हो, एक से ज़्यादा ना हो, दो रिएक्टेंट्स हैं, 3 रिएक्टेंट्स हैं, एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है, तो उसके बाद जो इसका एक ख़ास किस्म का जो रेट आता है, ठीक है, जो एक ख़ास किस्म का जो कांस्टेंट होता है, जो के होता है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं जी? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट तो हो गया, लेकिन एक होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये आपने ज़हन में डेफिनेशन रखनी है, ठीक है। ये क्या है कि व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है। तो ये क्या है जी? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, वो वाला रेट ऑफ रिएक्शन कब? व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, हर एक जो रिएक्टेंट है उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है इज यूनिटी, हर एक की क्या हो जी? यूनिटी हो, 1 हो, ठीक है। तो आपके पास जो रेट होगा वो एक, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या कहेंगे जी? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और एक और बात इस टॉपिक से रिलेटेड कि ये जो के होता है, जिसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, ये किस चीज़ से अफेक्ट होता है? ये चेंजेस विद टेम्परेचर, चेंजेस विद टेम्परेचर, इसके ऊपर टेम्परेचर का असर होता है। किसका असर होता है जी? टेम्परेचर।
जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इतना ज़्यादा जो के होगा ना ये चेंज होगा, यानी कि के की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर का होना भी क्या है, ज़रूरी है। हाँ, ये जो के होता है यानी कि जो जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, के जो है, ठीक है, ये जो होता है ये चेंज विद द टेम्परेचर होता है। और इसकी दूसरी बात क्या है कि ये जो होता है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसमें तब्दीली आ रही है, उसके ऊपर के कोई डिपेंड नहीं करता। के सिर्फ जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करोगे के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे के की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ तक कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हो गए हैं, इसको आप रिवाइज कर लें, ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे।